हेलो, देखिए अब आपका आईपीसी चलेगा और आईपीसी में देखिए पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया गया था वो दोहरा दिया जाए तब इसके आगे बढ़ा जाए। देखिए पिछले लेक्चर में आईपीसी में आपका शुरू किया गया था जनरल एक्सेप्शन, यानी कि सामान्य अपवाद। सामान्य अपवाद या साधारण अपवाद आपका आईपीसी का चैप्टर हम शुरू किए थे, अध्याय 4 में दिए गए हैं और सेक्शन 76 से लेकर 106 में। फिर एक बार आपका 2-3 मिनट बढ़ा दिया जाए और तब आपको और बातें इसमें आगे बताई जाए। ये जो चैप्टर है यहाँ से आपका प्री में तो क्वेश्चन बनता ही है, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बनता है और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। तो कहाँ कैसा क्वेश्चन बनता है, समस्यात्मक क्वेश्चन भी इस चैप्टर से कई बने हैं, सबको डील करते हुए आगे बढ़ना है। और एक छोटी छोटी बातें इसमें कौन सी हैं उसको भी हमें कवर करना है। आइए देखा जाए आपका प्राचीन काल में ये माना जाता था कि जिस व्यक्ति ने या जानवर ने या निर्जीव वस्तु ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसे हर हाल में दंडित किया जाए। यानी कि प्राचीन काल में जो कानून था, जो लॉ था, वह स्ट्रिक्ट लायबिलिटी पर आधारित था, कठोर दायित्व पर आधारित था। चाहे व्यक्ति का इरादा, इंटेंशन उस कार्य को करने का हो या न हो, व्यक्ति को हर हाल में सजा दी जाती थी। लेकिन एक मैक्सिम आई आपका 13वीं और 14वीं शताब्दी में कॉमन लॉ में, यानी कि इंग्लैंड के सामान्य बिल में एक्टस नॉन फैसिटरियम नाइसी मेंस सिट दिया, यानी कि मात्र कार्य किसी व्यक्ति को दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका आशय उस कार्य को करने का न रहा। अर्थात अपराध के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। अभी ये झारखंड एपीओ3 में भी पूछा गया था। पहला एक्टस रिया और दूसरा मेंस रिया। एक्टस रिया मतलब आपराधिक कार्य और मेंस रिया मतलब आपराधिक आशय या आपराधिक आशय या दुराशय। धीरे आपका अध्याय 4 हम शुरू करें। चैप्टर 4 में हमने बताया था, कई बातें बताई जा चुकी हैं। अध्याय 4 में जनरल एक्सेप्शन दिए गए हैं, सामान्य या साधारण अपवाद दिए गए हैं। ये अध्याय 4 76 से लेकर 106 तक में दिया गया है धाराएं। यह बचाव या डिफेंस की धाराएं हैं, इसमें कोई दंड नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति अपना मामला इन धाराओं में सेट कर देता है तो वह किसी दंड का भागी नहीं होगा, यानी कि उसे सजा नहीं दी जा सकती। फिर बताया गया था कि इन सामान्य अपवादों को प्रूव करने, साबित करने का भार किस पर होता है, अभियुक्त पर होता है। और यह धारा आपको बताई गई थी एविडेंस की धारा 105, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105। इसके बाद बताया गया कि इन बचावों का, इन धाराओं के तहत दिए गए प्रावधानों का बचाव इन अपराधों में अभियुक्त कर सकता है। तो मैं बता चुका हूँ
आईपीसी के तहत अपराधों में, स्थानीय वित्त के तहत अपराधों में, विशेष वित्त के तहत अपराधों में, सभी में कर सकता है। अगला धारा 6 बताया गया था आईपीसी की, ये जो 76 से 106 तक के प्रावधान है, ये सभी अपराध इत्यादि में शामिल माने जाएंगे, आपका भले ही इन्हें दोहराया न गया। लास्ट में 2 पॉइंट आपका बचा है, वह बताकर तब आगे बढ़ाए। अब आपका अगला जो क्वेश्चन इंटरव्यू और प्री में पूछा जाता है, देखिए जनरल एक्सेप्शन को आईपीसी 2 वर्गों में बांटते हैं, यानी कि सामान्य अपवाद को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 76 से लेकर 95 तक और दूसरा भाग है 96 से लेकर 106 तक। यहाँ से आपका प्री में क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार देखिए, धारा 76 से लेकर 95 तक में जो बचाव दिए गए हैं, इसे आपका सामान्य बचाव कहते हैं, यानी कि आपका ये जनरल डिफेंस है। इसमें बचाव का जो बेस है, जो आधार है, वह है इंटेंशन का न होना, यानी कि आशय की अनुपस्थिति या दुराशय का अभाव या आपराधिक मनन स्थिति का अभाव। यानी कि एक्टस रिया तो होती है, लेकिन जो मेंस रिया होती है उसका अभाव होता है, अतः अभियुक्त को बचाव दे दिया जाता है। ये कहाँ से कहाँ तक, तो आपका कह सकते हैं 76 से लेकर 95 तक। लेकिन जो दूसरा खंड है 96 से लेकर आपका 106 तक, इसमें जो ये प्राइवेट प्रतिरक्षा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा इसमें दी गई है और इसमें अभियुक्त को बचाव इसलिए दिया जाता है कि अभियुक्त का जो कार्य होता है वह जस्टिफाई होता है, न्यायानुमोद्य होता है, न्यायोचित होता है, उचित होता है, यानी कि जस्टिफाई होता है। अर्थात अभियुक्त यह दिखाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर मेरी कंडीशन में रहता तो वही करता जो मैंने किया है, अतः मुझे बचाव दिया है। यानी कि यहाँ आशय नहीं, आधार क्या है, कार्य का क्या होना, जस्टिफाई होना, उचित होना, न्यायोचित होना, न्यायानुमोद्य होना, इंग्लिश में याद रखिए जस्टिफाई होना। आइए अब आपका शुरुआत किया जाए। साधारण अपवाद की भूमिका बांधी गई, अब हमें शुरुआत करनी है आपका जनरल एक्सेप्शन में। ये जो पहला क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ये इस बार 2018 यूपी पीसीएजे में 20 नंबर का मेंस में बना था। मिस्टेक या भूल हम देखेंगे, यानी कि हमें जो देखना है वह मिस्टेक के बारे में देखना है या भूल के बारे में देखना है। भूल को जब भी पढ़िए तो भूल का अर्थ हम बताएंगे, एरिया बना लिया है। भूल या मिस्टेक का मतलब क्या हुआ। अब आईपीसी के तहत ही केवल भूल न पढ़िए, जहाँ जहाँ मिस्टेक दिया गया है आपका कर्तव्य है कि वहाँ वहाँ से आप मिस्टेक को कवर करेंगे। तो आपका हम बताएंगे अपकृत विधि में मिस्टेक का क्या मतलब हुआ, यानी कि टाट में भी हम बताएंगे अपकृत विधि में। फिर हम संविदा अधिनियम में भूल बताएंगे और संविदा अधिनियम में जब भी आप मिस्टेक पढ़िएगा सेक्शन 20
सेक्शन 21 पढ़िएगा, सेक्शन 22 पढ़िएगा और सेक्शन 72 पढ़िएगा। यानी कि भारतीय संविधान अधिनियम 1872 में जब मिस्टेक के बारे में पढ़िए तो धारा 20, 21, 22 और 72 यानी कि 72 पढ़ेंगे। फिर आपका परिसीमा अधिनियम में भूल पढ़ना है। परिसीमा अधिनियम में भूल का क्या महत्व है, इसके लिए इंडियन लिटिगेशन एक्ट 1963 की धारा 17 आपको पढ़ना पड़ेगा। और तत्पश्चात जहाँ तक भूल की बात है, अंत में जो भूल पढ़नी है वह एविडेंस एक्ट में पढ़ना है, साक्ष्य अधिनियम में पढ़ना है। और साक्ष्य अधिनियम में जो मिस्टेक पढ़ना है वह आपका 93 और 94 में पढ़ना है। फिर 95, 96 और 97 में पढ़ना है। यानी कि मिस्टेक का अर्थ भी जानना है और मिस्टेक कहाँ कहाँ पर है, उसका क्या मतलब हुआ। और अंत में मिस्टेक के बारे में हम आईपीसी को कवर करेंगे। और आईपीसी की दो धाराएं 76 और 79। यानी कि मिस्टेक के बारे में आईपीसी में जो प्रावधान किया गया है वह आपका 2 सेक्शनों में किया गया है, 76 में और 79। लेकिन आईपीसी लास्ट में शुरू की जाएगी। पहले कोरिलेशन हो जाए और कोरिलेशन अच्छे से समझिएगा। मैं फिर एक बार कह दे रहा हूँ, ये अच्छे से कोरिलेशन समझिए। सबसे पहले मिस्टेक या भूल का अर्थ जाना है। भूल क्या है ये परिभाषित नहीं किया गया। यानी कि मिस्टेक शब्द को न तो आईपीसी में परिभाषित किया गया है, न डार्ट में, न सीआरपीसी में, न कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन आखिर भूल होती क्या है? तो भूल का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य पर विश्वास करता है तो अगर वह तथ्य वास्तव में मौजूद होता, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य की, किसी वाकया की, किसी फैक्ट की या किसी वास्तविकता की अस्तित्व में विश्वास करता है और विश्वास करके कार्य करता है। अब समस्या ये है कि अगर वह तथ्य या वह चीज सत्य होती तो क्या उसका कार्य उचित होता? यानी कि और भूलवश कार्य कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर जिस तथ्य के बारे में आपने विश्वास किया, बाद में पता लगा कि आप भूलवश कार्य कर रहे थे और वह तथ्य तो दूसरा निकला। जैसे कि उदाहरण के रूप में एक जंगल का इलाका है और रात का माहौल है, अंधेरा है और एक व्यक्ति के दरवाजे पर खटखटाहट की दस्तक आती है। वह कुल्हाड़ी लेकर दरवाजा खोलता है। उसने पूर्ण रूप से सद्भावना में विश्वास कर लिया है कि लग रहा है कि शेर या भालू हमारे घर के सामने आ गया है और वह दरवाजा खोलकर भालू पर प्रहार करता है। वास्तव में वह भालू नहीं रहता बल्कि उसका पुत्र ही रहता है और अपने ही पुत्र को मार डालता है। अब समस्या ये है कि क्या इस उदाहरण में ऐसे व्यक्ति को डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिस्टेक का? तो मिस्टेक का मतलब ये है कि वह जो तथ्य पर विश्वास किया
वह ये विश्वास किया कि यह शेर है। तो वास्तव में अगर वह शेर होता और व्यक्ति कुल्हाड़ी से उसको मार देता तो क्या व्यक्ति का कार्य क्षम्य होता? और शेर होता तो क्या क्षम्य होता? ये पहले देखा जाए। उससे मिस्टेक हो गया, तथ्य की भूल हो गई और आपका अपने ही पुत्र को उसने क्या समझ लिया, शेर, और अपने ही पुत्र को मार डाला। तो आपका आईपीसी कहती है कि ऐसी दशा में वह बचाव का हकदार हो, क्योंकि उससे आपका मिस्टेक का फैक्ट हुआ है, तथ्य की भूल हुई। जहाँ तक भूल का प्रश्न है, अब भूल को अन्य कानूनों में कह करके दो लाइन देखा जाए। पहला आपका भूल हम देखते हैं अपकृत्य में। क्या अपकृत्य विधि में या टार्ट में मिस्टेक को बचाव के रूप में मान्यता प्रदान की गई है कि चूंकि दुष्कृत विधि या अपकृत विधि कोडिफाई नहीं है, संहिताबद्ध नहीं है, यानी कि सेक्शन वाइज नहीं है और आपका न्यायिक निर्णयों पर आधारित है मुख्य रूप से, अतः सेक्शन नहीं मिलेगा, तो क्या न्यायालयों ने मिस्टेक को या भूल को बचाव के रूप में अपकृत्य में मान्यता प्रदान की है कि नहीं? तो अच्छे से इसको तैयार रखिएगा। चाहे अपकृत्य में मिस्टेक आप फैक्ट हो, यानी कि तथ्य की भूल हो, या मिस्टेक आप ला हो, यानी कि विधि की भूल हो, ये बचाव नहीं है, डिफेंस नहीं। यानी कि एक लाइन ये मिला कि अपकृत विधि में चाहे तथ्य की भूल आपने की हो या विधि की भूल की हो, भूल आपको कोई डिफेंस या बचाव नहीं दे। आइए अपकृत के बाद हम देखते हैं संविदा नियम। जब आप संविदा अधिनियम में मिस्टेक के बारे में पढ़िए तो आप 4 सेक्शन को कवर करिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 20, 21, 22 और 72, इन चारों धाराओं में मिस्टेक या भूल की बात की गई। आइए देखा जाए एक सेक्शन को। पहले हम कॉन्ट्रैक्ट की धारा 20 देखते हैं, 20 देखते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 20 ये बता देती है कि अगर संविदा के दोनों पक्षकार भूल में हो, यानी कि तथ्य की भूल में हो, यानी कि उनसे मिस्टेक का फैक्ट हो गया और जिस विषय के बारे में आपका तथ्य की भूल में संविदा के दोनों पक्षकार हैं, वह जो है करार का मर्म है, एसेंशियल है, अर्थात करार की जान है, अर्थात करार उसी पर टिका है और दोनों पक्षकारों से क्या हो गई, तथ्य की भूल हो गई, तो ऐसी दशा में वह करार वाइड होगा, यानी कि वह करार बातिल होगा, अर्थात वह एग्रीमेंट वाइड होगा, यानी कि शून्य होगा। एक उदाहरण इस पर बता दिया जाए। आपका उदाहरण आपका ये देखना है कि ए बी से करार करता है कि हे बी, मैं अपना घोड़ा तुम्हें 5 लाख रुपया में बेचूंगा, और जिस समय करार हो रहा था उस समय या उसके पूर्व ही घोड़ा मर चुका था और ए और बी को इस बात का नॉलेज नहीं था कि उसका घोड़ा मर गया है, तो ये जो एग्रीमेंट होगा ये मिस्टेक का फैक्ट कहा जाएगा,
यानी कि दोनों पक्षकारों से भूल हो गई, अतः ऐसी दशा में ये जो करार होगा, ये जो एग्रीमेंट होगा, वह वाइड होगा, शून्य होगा। धारा 20 के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टेक के बारे में प्रावधानों को पढ़ना रहता है, वह प्रावधान पहले 22 देखा जाता है। यानी कि पहले आपका धारा 22 पढ़ी जाती है, तब हम 21 को बताएं। धारा 22 एक्स पार्टी मिस्टेक की बात करते हैं। बहुत पूछा जाता है कंपटीशन। एक पक्षीय भूल, एक्स पार्टी मिस्टेक, यानी कि संविदा के दोनों पक्षकारों से भूल नहीं हुई है, बल्कि केवल और केवल संविदा के एक पक्षकार से भूल हुई है, और वह भूल आपका तथ्य की है, फैक्ट की है। तो ऐसी दशा में वह संविदा कैसी होगी? अब यही आपका प्री के लिए भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एक पक्षीय भूल का जो तथ्य की है, संविदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 4 ऑप्शन देगा। वह संविदा वैध होगी, वह संविदा शून्यकरणीय होगी, वह संविदा शून्य होगी, और अंतिम ऑप्शन दे देगा, वह संविदा शून्यकरणीय नहीं होगी। तो सबसे पहले वरीयता आपको देनी है बेयर एक्ट की, और जो धारा 22 में बेयर एक्ट में लिखा है कि ऐसी दशा में वह जो संविदा होगी वाइडेबल नहीं होगी, अर्थात शून्यकरणीय नहीं होगी। तो जब शून्यकरणीय नहीं होगी तो वास्तव में वो वैध संविदा है। लेकिन पहली वरीयता आपको कंपटीशन में खोजनी है, ये शब्द खोजना है बेयर एक्ट का। एक पक्षीय भूल के कारण जो तथ्य के बारे में है, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा। इसके बाद आपका भूल से संबंधित प्रावधान आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 21 में संविदा अधिनियम की धारा 21 में मिस्टेक ऑफ लॉ की बात की गई है, अर्थात विधि की भूल के बारे में प्रावधान किया गया। यानी कि विधि की भूल का प्रभाव क्या होगा? तो आपका विधि की भूल को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक भारतीय विधि की भूल हो गई है पक्षकारों से, तो उसका संविदा पर कोई असर नहीं होगा, संविदा वैध होगी। लेकिन विदेशी या फॉरेन लॉ की भूल हो गई है, तो उसका प्रभाव वही होगा जो तथ्य की भूल का होता है। यानी कि विदेशी विधि की भूल का प्रभाव वह होगा जो तथ्य की भूल का होता है। ये सेक्शन 21 बताता है। अगला देखा जाए आपका सेक्शन 72। जहाँ तक धारा 72 की बात है, क्योंकि यह सेक्शन कोसाई कॉन्ट्रैक्ट या संविदा कल्प के चैप्टर में है, अतः संविदा कल्प का मतलब ये हुआ कि संविदा न होते हुए कानून संविदा मान लेता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को भूल से कोई संपत्ति दे दी, कोई धन दे दिया, तो ऐसी दशा में वह अपनी संपत्ति को वापस पाने का हकदार होगा या उसके लिए प्रतिकर पाने का हकदार होगा। एक उदाहरण देखा जाए आपका। मान लीजिए ए और बी 2 मित्र थे, और ए पनीर खरीदा था और बी के रूम पर पहुंचा। पनीर रखकर आपका कह सकते हैं कि बातचीत बी से कर रहा था
यानी कि इलाहाबादी भाषा में आपका जो चौरा कर रहा था, भाई सबको बता दिया जाए जो बाहर लोग पढ़ते हैं, आपका प्रयागराज की भाषा में, इलाहाबादी भाषा में अगर दो लोग फालतू बात करते हैं तो दो चौरा कहा जाता है, तीन लोग करते हैं तो तीन चौरा, चार लोग करते हैं तो चार चौरा, और यही पांच कम से कम हो जाए तो पंचौरा कहा जाता है। और चाय की दुकानों पर प्रयागराज में पंचौरा शब्द काफ़ी प्रसिद्ध है। वह पंचौरा जब भी कहा जाए, नए लोग याद रखिए, यानी कि पाँच व्यक्ति कम से कम क्या कर रहे हैं, फालतू बात, तो पंचौरा कहा जाता है। एक उदाहरण पर बैठ हो जाइए, एक उदाहरण भूल का बता दिया है। ए बी के कमरे पर गया, पनीर लिया था, पनीर उसके मेज पर रखा, बातचीत करने लगा और जब आने लगा तो पनीर उसके मेज पर ही छूट गया बी के, और ये अपने कमरे पर आ गया तो भूल से ए से भूल हो गई और भूलवश वह पनीर को क्या किया, बी के पास छोड़ दिया। तो बी का यह कर्तव्य था कि वह पनीर को ए को वापस कर दे। अगर वापस नहीं करता और उसका यूज कर लेता है तो भी पनीर का दाम देने के लिए बाध्य होगा। ये प्रभाव किस धारा में कांट्रैक्ट का है, 72 में। इस प्रकार संविदा अधिनियम में मिस्टेक का क्या प्रभाव होगा, आपको ये बताया। संविदा अधिनियम के बाद आपका जो मिस्टेक या भूल देखना है वह द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 17 में देखना, यानी कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 17 में आपका मिस्टेक या भूल का प्रभाव दिया गया है। और अगर भूल के कारण आपका कह सकते हैं कि समय के अंदर कोई वाद या अपील दायर नहीं किया जा सका तो जितने दिन पक्षकार भूल में है वह समय माइनस कर दिया जाएगा परिसीमा काल की गणना करने में, यानी कि उतने दिनों तक का जो समय है वह आपका रुका रहेगा या अपवर्जित किया जाएगा या बीच से निकाल दिया जाएगा। यानी कि उतना समय क्या रहेगा, जब तक भूल चलती रहेगी, रुका रहेगा, उसको जीरो माना जाए, मैंने कुछ समय चल ही नहीं रहा। इस प्रकार आपका परिसीमा नियम में भूल का प्रभाव बताया गया। अब हमें भूल का प्रभाव लास्ट में एविडेंस में देखना है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा आपका 93, 94, 95, 96 और 97, यानी कि 93, 94, 95, 96 और 97 में भूल के बारे में प्रावधान किया गया और ये बता दिया गया कि भूल दो प्रकार की हो सकती है, गलती दो प्रकार की हो सकती है, मिस्टेक दो प्रकार का हो सकता है। एक पेटेंट मिस्टेक या पेटेंट डिफेक्ट हो सकता है, दूसरा लेटेंट डिफेक्ट हो सकता है। पेटेंट डिफेक्ट का मतलब प्रत्यक्ष त्रुटि और लेटेंट डिफेक्ट का मतलब अप्रत्यक्ष त्रुटि। फिर एक बार देखिए, एविडेंस की धारा आपका 93 और 94 में प्रत्यक्ष त्रुटि के बारे में है। अगर किसी दस्तावेज में त्रुटि हुई है और वह प्रत्यक्ष है, यानी कि प्राइमा फेसाई देखने से ही मालूम चल जाती है, तो उस त्रुटि को सुधारने के लिए
कोई बाह्य साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, यानी कि कोई दूसरा साक्ष्य स्वीकार नहीं किया जाए। लेकिन कैसी त्रुटि हो? प्रत्यक्ष। और जहाँ तक लेटेंट डिफेक्ट की बात है, अप्रत्यक्ष त्रुटि की बात है, आपका 95, 96 और 97 में है, जहाँ की अगर अप्रत्यक्ष त्रुटि है दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में, तो उसको सुधार करने के लिए वह साक्ष्य ग्राह्य होगा, यानी कि आप साक्ष्य दे सकते हैं। तो एक लाइन लास्ट में याद रखिए, एविडेंस में इस त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता, तो वह त्रुटि है प्रत्यक्ष। और किस त्रुटि को सुधारा जा सकता है, वह त्रुटि है अप्रत्यक्ष। अब आइए देखा जाए आपका आईपीसी में मिस्टेक के बारे में। जहाँ तक इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी में मिस्टेक की बात की गई है, आपका आईपीसी के 2 सेक्शन में मिस्टेक की बात की गई। आपका पहला सेक्शन है 73, दूसरा सेक्शन है 79। दोनों में काफ़ी चीज़ें समान हैं। 76 में आपका लीगल तौर पर बाउंडेशन है, यानी कि लीगल तौर पर व्यक्ति बाउंड होता है, बाध्य होता है, यानी कि आपका विधिक बाध्यता है, विधिक बाध्यता है। और आपका 79 में विधिक न्यायानुमतता है, न्यायानुमतता जस्टिफिकेशन है, न्यायानुमतता है। पहले तो एक लाइन जानिएगा, तब आपका बताया। 76 में आपका विधिक बाध्यता है। विधिक बाध्यता का मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानून द्वारा बाध्य। तो अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनन बाध्य है और वह कार्य कर देता है, तो उसने कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक सैनिक है, वह मील पर गोली चलाता है, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो सैनिक ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश को मानने के लिए बाध्य था। तो जैसे इस सैनिक का उदाहरण आए कि ये धारा में है, वो 76 में है, आगे डिटेल में हम बताएंगे। अभी तो भूखा चल रहे भाई, थोड़ा कठिन है मिस्टेक, यानी कि आपका कठिन प्रावधान है, 2 लेक्चर कम से कम लग जाते हैं। विधिक बाध्यता यानी कि जैसे कि एक उदाहरण और देखिए, एक जल्लाद है, वह कानूनी रूप से बाध्य है कि न्यायालय के निर्णय का पालन करे। न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए जल्लाद एक व्यक्ति को मृत फांसी पर लटका देता है। जल्लाद ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वह कानूनी तौर पे उस कार्य को करने के लिए क्या था, बाध्य। दूसरा देखिए आपका विधिक न्यायानुमतता, यानी कि लीगल जस्टिफाई या विधिक रूप से उचित हो। जहाँ तक 79 की बात है, 79 में आपका जो बातें बताई गई हैं वह विधिक रूप से न्यायानुमत की बात बताई गई है। तो विधिक रूप से न्यायोचित होना कब कहा जाएगा,
या विधिक रूप से आपका न्यायानुमोद्य होना कब कहा जाएगा, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। 79 के तहत आपका व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता, लेकिन जब वह उस कार्य को कर लेता है तो कानून उसको संरक्षित करता है और कहता है कि भले ही तुम कानूनी रूप से कार्य करने के लिए विधि द्वारा बाध्य नहीं थे, लेकिन तुमने यह कार्य कर ही दिया, तो यह कार्य करके तुमने कोई अपराध नहीं किया। उदाहरण के रूप में देखिए, मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपराध करके फरार हुआ है और दूसरा प्राइवेट व्यक्ति ऐसे अपराधी को पकड़ लेता है, तो कानूनी तौर पे अपराधियों को पकड़ने का कार्य कानूनी रूप से बाध्य पुलिस है। लेकिन अगर आम जनता भी ऐसे व्यक्ति को क्या करती है, पकड़ ही लेती है, तो आम जनता ने कोई गलत कार्य नहीं किया, इसको कहते हैं विधिक रूप से न्यायानुमोद्य हो, यानी कि वहाँ बात है। 79 में बात नहीं, 79 में अगर कार्य नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं। 76 और 79 में कई बातें समान, बेहद हम बताएंगे, लेकिन पहले भूखा भी और थोड़ा हो जाए। आपका 76 और 79 में कई बातें समान मिलेंगी। समान बातें ये मिलेंगी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि तथ्य की भूल बचाव देगी, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ, यानी कि विधि की भूल बचाव नहीं देगी। यानी कि प्री में भी क्वेश्चन बना है कि विधि की तथ्य की भूल बचाव देती है, ये किन धाराओं में है, तो 76 और 79 अगर दोनों धारा रहे तो दोनों मार्क कराइए। और अगर आपका यूपीएससी 2015 में केवल एक सेक्शन बना दिया था 79, तब भी आप एक ही धारा मार्क कराइए, कौन सा, 79। अगर दोनों धारा न रहे तो एक बोलना, और आपका एक भी न रहे तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन देखिए। दूसरी बात जो इसमें दोनों धाराओं में समान है, वह बात ये है कि दोनों धाराओं में ये स्पष्ट लिखा गया है कि एक आप जो लाभ होगा या जो विधि की भूल होगी वह क्षम्य नहीं होगी। यानी कि कानून की भूल, विधि की भूल क्षमा नहीं करेगी अभी तो कौन सी भूल क्षमा करती है, तब। फिर आपका 76 में विधिक बाध्यता है, 79 में विधिक न्यायानुमतता है, और अंत में आपको जो मॉडल चलना है दोनों सेक्शनों में ये बात दी गई है कि जब भी व्यक्ति भूलवश या मिस्टेकवश कार्य करे तो वह आपका गुड फेथ में कार्य होना चाहिए, वह कार्य सद्भावना में होना चाहिए, वह कार्य होना आइन में होना चाहिए, दुर्भावना में। यानी कि 76 और 79 से 5 तत्व मिस्टेक के निकले। पहला तत्व हो गया विधिक बाध्यता, दूसरा तत्व विधिक न्यायानुमतता, तीसरी बात निकली तथ्य की भूल, चौथी बात निकली विधि की भूल, और पांचवी बात निकली गुड फेथ यानी कि सद्भावना। तो अगले लेक्चर में इसको डिटेल में हम बताएंगे। आपका कल जो लेक्चर चलेगा उसमें हम इन पांचों तत्वों को बेरंग बताएंगे और पांचों तत्वों को, क्योंकि यह 2 लेक्चर कम से कम एक थोड़ा कठिन चैप्टर है, कम से कम 2 लेक्चर लग जाता है, इसमें कोई शक नहीं।
तो आपका कल क्लास चलेगा। धन्यवाद।